स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि डीमन मोनार्क बैरन को हराने के बाद संग जिनो को उसका प्योरीफाइड ब्लड मिल जाता है, जिसके बाद संग जिनो को एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए कोई और मटेरियल नहीं चाहिए। उसके पास तीनों मटेरियल आ चुके हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए एक शर्त है कि जितना कि यूज़र की इंटेलिजेंस होगी उसी हिसाब की क्वांटिटी और उसी हिसाब का सक्सेस रेट जो मिल पाए एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए। लेकिन संग जिनो की जो इंटेलिजेंस होती है वो ठीक ठाक होती है, जिसके कारण वो 6 एलिक्सर ऑफ लाइफ की बोतल बना लेता है। अब संग जिनो ये सोच रहा होता है कि क्या एलिक्सर ऑफ लाइफ मेरी मॉम की एटर्नल स्लम्बर वाली बीमारी को ठीक कर पाएगा, क्या ये हमेशा के लिए उनको जगा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आयरन बायरन की सवारी को ले आता है, जिससे कि संग जिनो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद वो उसका नाम रखता है काइसल। तो हम लोग इतने काइसल को देखकर एसल काफ़ी ज़्यादा खुश जाती है। वो नाचने लगती है कि इस ड्रैगन के साथ तो हम लोग हमारे घर पर बहुत ही जल्दी पहुंच पाएंगे। मैं अपने डैड से बोलकर आपके लिए बढ़िया सी पार्टी रखवाऊंगी। लेकिन जिनको दूसरी तरफ ये सोच रहा होता है कि उसको एक रून स्टोन भी मिला था बैरन को हराने के बाद, तो उस रून स्टोन को निकालता है, उसको प्रेस करता है, तो उसको एक स्किल मिलती है जिसका नाम होता है शैडो एक्सचेंज, जिसके कारण वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर के साथ अपनी जगह को एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकता है। तो हम लोग इतने संग जिनो वहाँ से अपने शैडो सोल्जर के साथ एक्सचेंज हो जाता है। एसल उसको कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पे शैडो सोल्जर आ चुका है, संग जिनो यहाँ से जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं, संग जिनो जब उसको यूज़ करता है तो उसको पता चलता है कि वो 3 घंटे तक दोबारा इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, यानी कि इसका कूल डाउन टाइम 3 घंटे का। तो वो अपनी मॉम से मिलने के लिए काइसल पे बैठ जाता है और अपनी मॉम के हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के अंदर चीफ पू चेयरमैन गो को अपना प्लान समझा रहा होता है। वो बताता है कि हम लोग कैसे आंट क्वीन को मारेंगे। वो बताता है कि आंट क्वीन जो अपने सोल्जर के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, वो उनको कभी भी बुला सकती है वापस मैजिक यूजर्स के पास से। तो इसलिए हम लोग उनकी कम्युनिकेशन को रोकेंगे अपने इंटरफेरेंस के थ्रू। उसके बाद हमारे एसलिंग हंटर्स को मौका मिल जाएगा कि वो उस क्वीन आंट को मार सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि हम लोग इंटरफेरेंस वेव्स का कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो सच में इन आर्ट्स को रोक के रखेंगे। तो चेयरमैन को बोलते तुम चिंता मत करो, हमने ऑलरेडी प्लान बना लिया कि हम लोग अगर इंटरफेरेंस वेव का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो हम लोग वहाँ से भाग के कैसे आएंगे। लेकिन क्या तुम्हारी हंटर संगीनों से बात हो पाई। तो वो बोलता है कि अभी तक तो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूनहू अपने दोस्त ब्योंगू से मिलने के लिए जाता है। ब्योंगू जो है वो एक ऐसे एक हीलर हंटर है जो कि रिटायर हो चुका है अपनी छोटी सी एज में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरता है ब्लड डस्ट वगैरह देखने से। उसको अब लड़ाई वगैरह अच्छी नहीं लगती। तो हम लोग होते हैं ब्योंगू यूनहो से बोलते हैं तुम सच में जा रहे हो जेजू आइलैंड की रेड पे। तो यूनहो बोलता है हाँ मेरा जाना जरूरी है। तो ब्योंगू बोलता है तुम्हें याद है ना यूनसो कैसे मारा गया था पिछली जेजू आइलैंड की रेड में। तो यूनहो बोलता है इसलिए तो मेरा जाना जरूरी है, वरना पूरी दुनिया के लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। अगर मुझे मरना ही है यहाँ पे या वहाँ पे तो मैं वहाँ पे मरना डिसाइड करूँगा, क्योंकि मैं अच्छी मौत मरना चाहता हूँ। तो ब्योंगू बोलता तुम एकदम यूनसो की तरह, वो भी तुम्हारी तरह ही बातें करता था, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए आओ तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। तो यूनहो बोलता है कि मैं तुम्हें इन्वाइट करने के लिए, मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए हूँ, क्योंकि शायद मैं इसके बाद तुम्हें दोबारा कभी ना देख पाऊँ। तो ब्योंगू हंसते बोलता है तुम दोबारा मुझे जरूर देखोगे, और तुम्हें पता है मैं सिविल सर्विस का एग्जाम देने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब करूँ अच्छी से, मैं ये हंटिंग वंटिंग नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिनको काइसल के ऊपर बैठकर अपनी मॉम से मिलने के लिए आ जाता है। तो अपनी मॉम की गर्दन पे एक जला हुआ मार्क देखता है। उसको याद आ जाता है कि ये जला हुआ जो मार्क है वो उसकी वजह से पड़ा था, क्योंकि वो बचपन में अपनी मॉम के बाल धोना चाहता था, लेकिन वो पानी इतना ज़्यादा गर्म था कि उसकी मॉम के ऊपर गिर जाता है। लेकिन उसकी मॉम फिर भी उससे नाराज़ नहीं होती। तो हम लोग होते हैं संग जिनो के हाथ कांपने लग जाते हैं। वो एलिक्सर ऑफ लाइफ निकालता है। उसको भी डर होता है कि क्या ये काम कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसको सिस्टम के ऊपर भरोसा होता है, क्योंकि सिस्टम ने अब तक उसके साथ बहुत सारे चमत्कार किए हैं। तो हम लोग होते हैं संग जिनो अपने कांपते हुए हाथों से अपनी मॉम के होठों से वो एलिक्सर ऑफ लाइफ की बोतल लगाता है, जिसके बाद हम लोग होते हैं संग जिनो की मॉम का जो बर्न मार्क होता है, जो जले हुए का मार्क होता है, वो धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। उसकी मॉम अचानक से खड़ी होकर बैठ जाती है। तो जिन्हू ये देखकर हैरान हो जाता है। उसकी मॉम बोलती है जिन्हू ये तुम ही हो ना, मैं तुम्हें ढंग से पहचान तो रही हूँ ना। तो हम लोग होते हैं जिन्हू की आंखें भर आती हैं। उसकी मॉम बोलते हैं मैं कितने दिनों से सोई हुई थी। तो संग जिनो उसको बताता है कि आपको सोए हुए 4 साल हो चुके हैं। तो उसकी मॉम बोलते हैं जिन्हा कैसी है, वो ठीक है ना। तो जिन्हों बोलते हैं हाँ वो एकदम ठीक है। तो उसकी मॉम बोलते तुमने अपना प्रॉमिस एकदम निभाया बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा होगा, मुझे माफ़ कर दो। तो जिन्हों की आंखें भर आती हैं। वो बोलता है कि नहीं मॉम आपने एकदम ठीक किया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जो मेन डॉक्टर होता है हॉस्पिटल का, उसको बताया जाता है कि एटर्नल स्लम्बर का जो पेशेंट है वो उठ चुका। तो वो मेन डॉक्टर हैरान हो जाता है कि सच बोल रहे हो तुम। तभी एक दूसरा डॉक्टर बताता है कि उसकी फैमिली चाहती है कि उसको इमीडिएटली डिस्चार्ज किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिन्हा को जब ये पता चलता है कि उसकी मॉम उठ चुकी है तो वो आंसू आने लग जाते हैं उसकी आंखों में। वो अपनी मॉम को गले लगा लेती है और संग जिन में सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलते हैं कि अब मुझे मिला मेरा रिवॉर्ड असली एफर्ट्स का। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और सारे न्यूज़ वालों को बता देते हैं कि वो लोग चौथी रेड भेजने वाले जेजू आइलैंड पर, और उनके साथ एक दूसरा देश भी जाने वाला है जिसका नाम है जापान। तो हम लोग होते हैं सारी जो न्यूज़ होती है वो हर तरफ फैल जाती है और ब्योंगू भी ये न्यूज़ देख लेता है। जैसे ही वो ये न्यूज़ देख रहा होता है उसको पुराना टाइम याद आने लगता है जब वो यूनसोक के साथ एक बार में बैठा था और यूनसोक से उसने बोला था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो यूनसोक ने उसको बोला तुम सोचो अभी तुम भी डर रहे हो क्योंकि तुम फाइट कर सकते हो, तो सोचो कि जो लोग फाइट नहीं कर सकते उनको कितना ज़्यादा डर लग रहा हो। ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं, हमारी पूरी कंट्री को उन चींटियों और घर थोड़ी बनने दे सकते हैं, हमको उनको खत्म करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि संग जिन्हों अपनी मॉम के साथ और जिन्हा के साथ जब घर पे आता है वो देखता है कि जिन्हा ने हर तरफ तबाही मचा रखी होती है, हर तरफ कचरा ही कचरा पड़ा होता है। तो जिन्हू बोलता है मेरे जाने के बाद तुम ये करते हो यहाँ पे। तो हम लोग होते हैं जिन्हू की मॉम जिन्हा और जिन्हू तीनों जने मिलकर साथ में घर की सफाई करने लगते हैं। तभी जिन्हू सोचने लगता है कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, मैं जो चाहता था वो हो गया, लेकिन फिर भी मुझे दिल के अंदर अशांति है। कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने ऐसी लाइन पार कर दी जो कि मुझे एज अ हंटर कभी पार नहीं करनी चाहिए थी, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तभी उसकी मॉम एक पुरानी फोटो उठाती है और जिन्हू से बोलती है कि जिन्हू क्या तुम्हारे
फादर ने अभी तक तुमसे कॉन्टैक्ट किया? तो जिन्हों बोलता है नहीं मॉम, मेरे फादर ने मुझे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो उसकी मॉम बोलती है वैसे मैंने न्यूज़ देखी थी, मुझे पता चला तुम एक एस रैंक हंटर बन गए हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे फादर से जब मेरी शादी हुई थी तो वो एक फायर फाइटर थे हंटर बनने से पहले। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी, इसलिए मैंने उनसे शादी करी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था जब वो लोगों की जान बचाते थे। अब तुम भी उनके जैसे लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चेयरमैन गो चीपू से बताते हैं, मुझे लगा नहीं था वो मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बाद मिलने के लिए आएगा। वो एक एस रैंक हंटर है, अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर है, उसका नाम है थॉमस आंद्रे। मुझे लगा नहीं था कि जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो एक पूरे देश को खत्म कर सकता है, वो हमसे मिलने के लिए आएगा। वो दूसरी कंट्रियों के ऑपरेशन के बीच में तो कभी दखल नहीं देता, वो हमारी जेजू आइलैंड में भी मदद नहीं करना चाहता। उसने बोला था कि वो यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि वो यहाँ से पास थ्रू हो रहा था, वो कहीं और जाना चाहता। लेकिन मुझे असलियत में ये लगता है कि वो हमें हंटर वोंग डोंगसो के साथ जो हुआ, उसके भाई को जो मारा गया, उसके बारे में बताने के लिए आया था। क्या तुम्हारे संगीनू से अभी तक कॉन्टैक्ट हुआ? तो चीफ वो बोलता है हाँ हम लोगों ने संगीनू से कॉन्टैक्ट कर लिया, थोड़ी देर पहले मैंने उसको बुला लिया, वो भी आने वाला होगा। तभी हम लोग होते हैं संगीन, वो हंटर एसोसिएशन के अंदर आ जाता है और चेयरमैन को उससे अकेले मिलते हैं, उसको सब कुछ बता देंगे कैसे वो लोग फोर्थ जेजू आइलैंड के लिए रेड भेज रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो लोग जेजू आइलैंड की सारी एस रैंक गेट्स की जो आन टाइम उनको खत्म कर दे और एस रैंक गेट को बंद कर दे। तो वो संगीनों से बोलता है क्या तुम्हारी मदद कर सकते हो? अभी जिन्हों सोचने लगता है कि अब उसके पास एक फैमिली है प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इतनी खतरनाक रेड पे नहीं जा सकता, उसके बिना उसकी फैमिली का क्या होगा। तो जिन्हों उनको मना करने ही वाला होता है, तभी उसको अजीब सी मैजिक पावर महसूस हो रही है। तो जिन्हों बोलते हैं मैजिक पावर कहाँ से आ रही है? तो चेयरमैन को बोलता मैं इंप्रेस हो गया हूँ संगीन, वो तुम सच में इतनी दूर से भी ये मैजिक पावर को सेंस कर सकते हो। दरअसल ये जो मैजिक पावर है वो जिम्नाजियम से आ रही है, एस रैंक हंटर जो है वहाँ पे वार्म अप कर रहे हैं। तो उसके बाद चेयरमैन गो हंटर संग जिनहो को जिम के अंदर ले आता है। वहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाइट टायर गिल्ड के गिल्ड मास्टर हंटर युनहो और फेम गिल्ड के गिल्ड मास्टर हंटर मा के बीच में मैच हो रहा होता है, जिसके अंदर युनहो आसानी से हार रहा होता है। तो जिन्हों बोलता है ये सामने वाला बंदा कौन है जो कि हंटर युनहो को इतनी आसानी से हरा रहा है, इनको अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी जोंग इन बोलता है शायद तुम अभी तक जानते नहीं हो युनहो को। युनहो को अगर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करे तो सामने वाले हंटर को आरानी से हरा सकता है। शायद तुम सामने वाले हंटर का नाम नहीं जानते, इनका नाम है हंटर मा, ये फेम गिल्ड के गिल्ड मास्टर है। तो जिन्हों बोलता है मुझे नहीं लगता इनका सामने वाला ओपोनेंट इतना ज़्यादा कमजोर है जिसके ऊपर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल ना कर सके। तो जोंग इन बोलता है कि अगर एक बार युनहो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करेगा तो कंप्लीटली मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद उसको रोकना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो जिन्हों अपने मन में सोचने लगता है मतलब इनके बारे में मैंने जो अफवाहें सुनी तो एकदम सच थी। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे गोटो जी अपनी गिल्ड के 10 एस रैंक हंटर्स के साथ में वहाँ पे आ जाता है और अपनी ट्रांसलेटर के साथ में भी। तभी उनकी गिल्ड की एक एस रैंक हंटर संग जिनों को देखकर बोलते हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है, इसके अंदर से अजीब सी ऑरा आ रही है। तभी उनकी ट्रांसलेटर बताती है कि इसका नाम हंटर संग जिन हुआ, एक एस रैंक हंटर है। तो गोटे जी बोलता है इसको देखकर लग रहा है ये हाईली कैपेबल एसेशन टाइप हंटर होगा। तो ट्रांसलेटर बोलते हैं नहीं ये एसेशन टाइप नहीं, ये मेस टाइप हंटर है। तो गोटे जी इसकी ऑरा देखकर शक होता है और वो बोलता है ये मेस टाइप हंटर है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फ्रेंड गिल्ड का गिल्ड मास्टर हंटर निम हंटर चाह से बोलता है कि इसकी वजह से हमारे मिन संग की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी मीडिया के सामने। तो ये हंटर चाह संग जिनों को देखते हैं और बोलते हैं अच्छा संग जिनों यहाँ पे आ गया, तभी एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा बदल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांसलेटर होती है वो गोटो जी से बोलती है कि मैंने शायद आपकी इतनी ज़्यादा फाइट्स देखी हैं, इसीलिए शायद मुझे इन लोगों की जो फाइट है वो एस रैंक के लेवल की भी नहीं लग रही है, ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं आपसे। तो गोटो जी बोलते तुम इतनी जल्दी जज मत करो इनको। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पर नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर पार्क जोंगसू आ जाता है अपने वाइस गिल्ड मास्टर के साथ में। तो वो लोग बोलते तुम हो कौन? तो वो बोलता तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो, तुम हमें जानते भी नहीं हो, मेरा नाम पार्क जोंगसू है, मैं गिल्ड मास्टर हूँ नाइट गिल्ड का। तो उनके ट्रांसलेटर बोलते हैं हमने तो ये नाम कभी नहीं सुना, पार्क जोंगसू तुम हो कौन? तो पार्क जोंगसू बताता है शायद तुम मुझे जानती नहीं हो क्योंकि मैं एस रैंक हंटर नहीं हूँ, मैं एक ए रैंक हंटर हूँ, इसलिए तुमने शायद मेरे बारे में सुना नहीं होगा। तो ये पीछे से हंटर चाह आती है, वो बोलते हैं पार्क आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, लड़ाई वड़ाई मत करना। तो पार्क जोंगसू बताता है दरअसल हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे, ये लोग हमारे फाइटिंग को कमज़ोर बता रहे हैं, ये लोग लड़ाई करना चाहते हैं। तभी गोटो जी बोलता है क्यों ना हम लोग एक फ्रेंडली मैच कर लें, जब सारे एस रैंक हंटर यहाँ पे हैं तो सिर्फ एक एस रैंक हंटर वाला फ्रेंडली मैच करें। तो पार्क जोंगसू बोलता है अच्छा अब तुम मुझे इस मैच में से भी एक्सक्लूड करना चाहते हो क्योंकि मैं एक ए रैंक हंटर हूँ। तभी हंटर गो आता है वहाँ पे जो कि चेयरमैन हंटर एसोसिएशन का, वो बताता है कि मेस टाइप हंटर भी अगर पार्ट ना लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो नॉन कॉम्बैट टाइप होते हैं। तभी यूनहो बताता है कि ठीक है रूल ये होंगे कि अगर आप अपनी रिस्ट पकड़ लेते हैं ओपोनेंट की या फिर उनकी बैक पे हाथ लगा देते हैं या फिर उनको गिरा देते हैं तो आपका ओपोनेंट हार जाएगा। और हम लोग एक एक करके फाइट नहीं करेंगे, हम लोग सारे जने एक साथ फाइट करेंगे। तो हम लोग होते हैं गोटो रूजी की गिल्ड में से 4 जने आते हैं फाइट करने के लिए और सामने से भी 4 जने आते हैं जिनके अंदर होती है हंटर चा, हंटर लिम, हंटर मा और हंटर यूनो। इसके साथ इन 2 जनों का फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ हम लोग एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने नहीं मार सकते। बाय बाय।